हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट नई ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। क्या मतलब ये? इट इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या ये? इट इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंप्राइजिंग, क्या क्या इसमें समाहित है? माइक्रोबायोलॉजी, इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी इंक्लूडेड है, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान जिसको कहते हैं, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोबायोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे जो है टॉपिक्स इसमें कंप्राइजेस, सारी ब्रांचेस मिला करके एक नई ब्रांच बनती है। कौन सी? बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। होता क्या है जैव प्रौद्योगिकी में कि सपोज करिए कि हमारी बॉडी में डिफेक्टेड जीन्स हैं, तो हमारे जीनोम के डिफेक्टेड या क्षतिग्रस्त या अनहेल्दी जीन्स को हटाकर उसके स्थान पर हेल्दी और जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हेल्दी एंड बेनिफिशियल जीन्स को जोड़ना, ये जो तकनीक है दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनी अभियांत्रिकी। और जीनी अभियांत्रिकी का जिस ब्रांच में, जिस शाखा में अध्ययन करते हैं दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोबायोलॉजी, जितनी भी सारी ब्रांचेस आती हैं, सारी ब्रांचेस को इंक्लूड किया गया है। सारी ब्रांचेस की सहायता से हम मनुष्य के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जोड़ तोड़ करके डिफेक्टेड जीन को हटाकर उसके स्थान पर हेल्दी जीन को प्रविष्ट कराते हैं, ताकि मानव जीवन क्या हो सके, अधिक से अधिक हम उसका क्या कर सके, उपयोगिता हो सके समाज में। तो जीनोम में परिवर्तन करने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। और जीनोम में परिवर्तन जिन जीवों में किया जाता है, जिन जीवों के जीनोम में, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिनके जीनोम में परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आल्सो नोन एज द ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म। इनको ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफेक्टेड जीनोम होता है या आनुवंशिक पदार्थ होता है या जीन होता है, उसको हटा करके हेल्दी और बेनिफिशियल जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सच फॉरेन जीन्स आर कॉल्ड द ट्रांसजीन्स। इस तरह के जो फॉरेन जीन्स होते हैं, विदेशी जीन या बाहरी जीन, जो नए जीन जो प्रवेश कराए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसजीन्स। तो जैव प्रौद्योगिकी में इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस द वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, विभिन्न तरह के प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म। जीवित जीवों को प्रयोग करने की जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी, एंड दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म। दीज आर कॉल्ड द ट्रांसजीनिक organism, also called the genetically
मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है, इस टेक्निक की स्टडी करने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है जीनी अभियांत्रिकी और दूसरा है यहाँ पर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं। हमारे एंशियंट टाइम से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ओल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्निक है वो क्या है, फर्मेंटेशन। सूक्ष्म जीवों द्वारा जो फर्मेंटेशन हो रहा है वो यहाँ पर ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की। तो बाय यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, बाय यूज ऑफ माइक्रोब्स, वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, सॉल्वेंट्स, ठीक है, और एथेनॉल एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम्स, ठीक है। तो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से इन सारे प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो सारे प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर एंशियंट टाइम से यूज़ हो रही है, बट इट इज़ द ओल्ड ट्रेडिशन, बट इट इज़ ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड। प्राचीन काल का मेथड है और क्या है, परंपरागत मेथड है। मॉडर्न मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं, हमने जीनोम से जीन को आइसोलेट कर लिया, डिज़ायर्ड जीन को। हमें पता है कि कौन से जीन्स हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो सपोज करिए कि ह्यूमन बींग्स में इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन डायबिटीज़ इज कॉज्ड। तो जो डायबिटीज़ हो रही है, तो हमने क्या किया कि जीनोम से जो इंसुलिन फॉर्मिंग जीन है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, अनहेल्दी या डिफेक्टेड जीन को हटा दिया। उस डिफेक्टेड जीन को हटाने के बाद हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड जीन। जो डिज़ायर्ड जीन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिलेक्ट किया और वेक्टर की सहायता से हमने उसको किस में इंट्रोड्यूस करा दिया, होस्ट में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मनुष्य में अगर यहाँ पर डायबिटीज़ है और जेनेटिकल है, तो हमारे में इंसुलिन फॉर्मिंग जीन अगर इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। इसकी सहायता से मनुष्य में यहाँ पर ढेर सारी इंसुलिन फॉर्मेशन होने लगेगा और हमारी जो इंसुलिन पर डिपेंडेंसी है, अलग से जो हम इंसुलिन इंजेक्शन से लेते हैं, वो डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, इट हैज़ द टू मेजर टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ टू टेक्निक्स, दो तरह की टेक्निक है यहाँ पर। कौन कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहला है यहाँ पर जीनी अभियांत्रिकी, और दूसरा क्या है यहाँ पर, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, अगर हमें यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, ठीक है, विटामिन्स का, एंटीबायोटिक्स का, ऑर्गेनिक एसिड्स का, तो वो दैट इज अंडर द बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। अब हम आते हैं सबसे पहले किसमें, टेक्निक में, जीनी अभियांत्रिकी। अब जीनी अभियांत्रिकी क्या है, एक साइंटिस्ट हुए हैं पॉल बर्ग। द पॉल बर्ग इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो फादर हैं वो कौन हैं, पॉल बर्ग हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जीवों के जीनोम में क्षतिग्रस्त या अनहेल्दी जीन को हटा करके उसके स्थान पर हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कराने की जो तकनीक है, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनी अभियांत्रिकी। और अभियांत्रिकी वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे इंजीनियर क्या करता है, यहाँ पर मॉडिफाई करता है, चेंजिंग करता है, उसी तरह से ये जीनोम में चेंजिंग है। तो जो इंजीनियर करता है वो यहाँ सोसाइटी में करता है, बिल्डिंग्स में करता है, पुलों में करता है, और यहाँ पर किस में हो रहा है, जीनोम में जो चेंजिंग है, मॉडिफिकेशन है, अल्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब क्या है यहाँ पर, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन विट्रो। तो ब्रांच जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ
इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन विट्रो। बॉडी के बाहर जीन को मैनिपुलेट करना, इन विट्रो माने आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से बहुत ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो खोज की थी, किसने की थी? पॉल बर्ग ने। उन्होंने क्या किया था? SV40 वायरस को बैक्टीरियस में बाई यूजिंग SV40 वायरस इनटू बैक्टीरिया बाई पॉल बर्ग ने सबसे पहले SV40 वायरस को बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा करके जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच की क्या रखी थी? नींव रखी थी। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें 3 पार्ट हैं, यहाँ पर 3 टेक्निक है। यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ 3 टेक्निक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग इट हैज़ 3 टेक्निक्स। इसकी में फिर से 3 टेक्निक्स हैं। पहला है यहाँ पर rDNA टेक्नोलॉजी, दूसरा है यहाँ पर जीन क्लोनिंग, ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर जीन थेरेपी। तो पहला देखिए आप यहाँ पर क्या है? rDNA टेक्नोलॉजी, दूसरा जीन क्लोनिंग और तीसरा जीन थेरेपी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमको पढ़ना है। दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहते हैं पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी। पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी। अब क्या है यहाँ पर? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द डीएनए ऑफ द डिफरेंट सोर्सेस। ये क्या है? मेथड टू हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ 2 जीनोम ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। अलग अलग स्रोत के 2 जीनोम का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसे हम कहते हैं यहाँ पर rDNA टेक्नोलॉजी टू अचीव डिजायर्ड जीनोटाइप, एंड phenotype। वांछित जीनोटाइप और फिनोटाइप को प्राप्त करने के लिए अलग अलग सोर्स से प्राप्त जीनोम का संकरण कराना, दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? rDNA टेक्नोलॉजी इज डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करने वाले, उनका नाम था कोहेन एंड बोयर। अब हम आते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जो टूल्स होते हैं इसमें, टूल्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन कौन से उपकरण या औजार कह सकते हैं वो यूज़ होते हैं। तो पहला होता है यहाँ पर एंजाइम्स यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर यूज़ होता है, और फिर यूज़ होता है कॉम्पिटेंट होस्ट माने पोषक। सबसे पहले एंजाइम यूज़ होगा, फिर क्लोनिंग वेक्टर जिससे जोड़ेंगे, पहले हम जीन को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर उसको किससे जोड़ेंगे? वेक्टर से। वेक्टर वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे डिजायर्ड जीन को होस्ट तक ले जाता है। और फिर कॉम्पिटेंट होस्ट, तीसरा यहाँ पर होस्ट पोषक है जिसके अंदर डिजायर्ड जीन को एंट्री करा रहे हैं। तो अब हम एक एक पढ़ते हैं। पहले हम आते हैं किसमें?
एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डीएनए टेक्नोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी का, एंजाइम्स। अब यहाँ पर एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, क्लीविंग एंजाइम होता है और दूसरा होता है यहाँ पर कौन सा, ग्लू एंजाइम। इसी को एक और नाम कहते हैं लाइगेटिंग एंजाइम। लाइगेटिंग एंजाइम में एग्जाम्पल है यहाँ पर लाइगेज। ठीक है, अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, क्लीविंग एंजाइम पढ़ रहे हैं। तो क्लीवेज या क्लीविंग एंजाइम, CLEAVING, क्या करने वाला, जो हमारा जीनोम है या डीएनए है उसको तोड़ने वाला, यूज्ड टू ब्रेक डाउन या यूज टू क्लीव द डीएनए। डीएनए को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसे क्लीविंग एंजाइम कहते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियेज, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा होता है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, एक एक पढ़ना है हमको। इज द एक्सोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, डीएनए डबल हेलिकल होता है, ये 5' 3' सिरा है और ये 3' 5' सिरा है। तो ये जो एंजाइम होता है एक्सोन्यूक्लियस कहाँ फंक्शन करता है, फंक्शंस एट द कॉर्नर ऑफ ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये काम करता है फंक्शंस एट साइड्स या कॉर्नर्स ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पर केवल यहां पर फंक्शन करता है और यहां पर क्लीविंग कर देता है। ये क्लीविंग कर दिया। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, 5' 3' ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैं। यहां पर इट फंक्शंस एट कहां पर, सेंटर पर कहीं भी या मिड पॉइंट पर कहीं पे करेगा। ठीक है, नॉट द कॉर्नर्स। तो फंक्शंस एट मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। तो मिड पॉइंट पर कर सकता है या फंक्शंस एट पैलिंड्रोम। अभी आपको बताते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम पर फंक्शन करेगा। तीसरा आते हैं रेस्ट्रिक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं तीसरे एंजाइम में, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और ये बेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो शुरुआत हुई तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर किया, खोजा, और इसी कारण से इसका जो है क्या हुआ, यहाँ पर यूज हुआ। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, इट क्लीव्स द डीएनए, द बोथ स्ट्रैंड्स of
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट पैलिंड्रोम पर या पैलिंड्रोम नामक पॉइंट पर ये दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। और ये जो डीएनए होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीएनए है। और इस अभी तक ये जो डीएनए है यहाँ पर पैलिंड्रोम पर, तो पैलिंड्रोम क्या होता है, सपोज करिए दिस इज द डबल हेलिकल डीएनए, 5'3', इट इज द 3'5'। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है डीएनए का। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना हुआ है तो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा वो देखिए, सपोज करिए यहाँ पर GAATTC ऐसा है, यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे क्लीवेज करेगा, ठीक है। तो पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, जहां पर बेस का सीक्वेंस दोनों तरफ से समान हो, GAATTC कॉम्प्लीमेंट्री, एक जा रहा है कहां पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो चूंकि दोनों ये मार्कर हैं, एक मार्कर ऐसे जा रहा है, एक मार्कर ऐसे जा रहा है, तो एक का क्रम ऐसे पढ़ेंगे, दूसरे क्रम यहाँ से पढ़ेंगे। तो जिस जगह पर बेस का सीक्वेंस समान होता है दैट इज कॉल्ड द पैलिंड्रोम। तो ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये हमेशा पैलिंड्रोम पर ही क्या करता है, इसको कट करता है और दोनों स्ट्रैंड्स पर कट लगाता है। तो ऐसा एंजाइम कहलाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल सीजर, बायोलॉजिकल सीजर, ठीक। अब क्या होगा, सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डिस्कवर किया गया, इट इज डिस्कवर्ड बाय दिस एंजाइम इज डिस्कवर्ड बाय दो साइंटिस्ट, अलग अलग हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में खोजा गया है यहाँ पर। तो अर्बर ने खोजा था 1963 में, डिस्कवर्ड बाय अर्बर इन 1963 इन ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया में खोजा था। एंड नेथन्स एंड स्मिथ, नेथन्स एंड स्मिथ आइसोलेट it by Haemophilus influenzae, Haemophilus influenzae बैक्टीरिया। तो नेथन और स्मिथ ने खोजा और यहाँ पर अर्बर ने खोजा, उसने एक ने ई कोलाई बैक्टीरिया में, एक में किसमें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe बैक्टीरिया में। अब जो इसका नॉमेनक्लेचर होता है इस एंजाइम का, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बायोलॉजिकल सीजर है, डीएनए को बीच से काटने का काम करता है एट द पैलिंड्रोम। और अभी तक इतना माइन्यूट कोई सीक्वेंस कोई ऐसा एंजाइम नहीं था जो उसको क्या कर सके, काट सके। तो नॉमेनक्लेचर जो होता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, में शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सबसे पहले होता है यहाँ पर जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। दूसरे पॉइंट में क्या होता है यहाँ पर, स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है, जिसमें जाति का नाम होता है। तीसरा क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रेन, कौन सा विभेद है, स्ट्रेन नेम, टाइप ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। और जो चौथा पार्ट होता है इसमें, तो क्या होता है, द नंबर ऑफ एंजाइम, की किस पॉइंट से एंजाइम क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ऑर्डर इन विच एंजाइम इज आइसोलेटेड, ऑर्डर इन विच एंजाइम इज आइसोलेटेड। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर है, पहला जेनेरिक नेम, फिर स्पीसीज नेम, फिर स्ट्रेन नेम, फिर ऑर्डर इन विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड। अब जैसे एग्जाम्पल है, सपोज करिए कि हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है, उसका सोर्स है, किससे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, आप अगर देखें यहाँ पर इको आर सेकेंड है,
इको R2। ये किससे प्राप्त हुआ है? इशर्चिया कोलाई और R245। इस तरह से इसका क्या रखा गया है? नामकरण किया गया है। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, हिंड 3 कह सकते हैं यहाँ पर। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक। फिर इसके बाद HAE थर्ड, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है यहाँ पर? ये हीमोफिलस एजेप्टिकस है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीमोफिलस एजिप्टिकस। चौथा यहाँ पर एक बैम है, BAM, ठीक है। तो बैम H1, बैम H1। इट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये प्राप्त होता है बेसिलस एमाइलोल्यूकिफेशियंस से। बेसिलस एमाइलोल्यूकिफेशियंस फर्स्ट। दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हमने सोर्स पढ़ लिया और आपको बता दिया कि इसका फंक्शन क्या है। बायोलॉजिकल सीजर है, ये डीएनए को क्लीव करने कैंची की तरह काटने का काम करता है। अब इसके बाद एंजाइम के बाद हम आते हैं स्टिकी इंड्स। तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से यहाँ पर कट लगा दिया GAATTC और GAATTC, यहाँ से कट लगाया, एक यहाँ से कट लगाया। इसके बाद कटने के बाद ये जो पार्ट बचे AATTC और यहाँ से बचा यहाँ पर AATTC। दीज आर द स्टिकी इंड्स। क्या कहते हैं इन्हें? स्टिकी इंड्स कहते हैं, चाहिए हो चाहिए हो। तो जो कॉर्नर के जो पार्ट बचते हैं वो स्टिकी इंड्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्टिकी इंड्स। इसमें जो है सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, हैव द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। अब स्टिकी इंड्स के बाद आते हैं कि कैसे इनमें फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि एक शब्द होता है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। क्या है? रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो क्या होगा यहाँ पर? तरह तरह के डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स जो अलग अलग शेप और साइज के टूटे होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन मिक्सचर। अब यहाँ पर कटिंग, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट काट रहा है। तो मिक्सचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, इन मिक्सचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ वेरियस शेप, वेरियस साइज is known as restriction digestion। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद डीएनए के छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, इन डीएनए के छोटे छोटे पार्ट को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। ये क्लीविंग एंजाइम हो गया। अब क्या आता है यहाँ पर? लाइगेटिंग एंजाइम, लाइगेटिंग एंजाइम। एग्जाम्पल है यहाँ पर लाइगेज, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या करता है? ये गोंद की तरह पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। दीज आर द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड ज्वाइंट विद द लाइगेज, ठीक। ये लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज। और ये क्या थे यहाँ पर? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए का फ्रेगमेंट्स ये सब हैं, इनको अलग अलग जोड़ने का जो कार्य कर रहा है, सबको एक साथ कर दे रहा है, वो क्या है? डीएनए लाइगेज कर रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन जो था तो सेपरेट करता ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। तो अब यहाँ पर यूज होता है
रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट सेपरेशन ऑफ वेरियस साइज ऑफ डीएनए, वेरियस साइज ऑफ डीएनए वाया इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट करने के बाद उस डीएनए के छोटे छोटे पार्ट को हम यहाँ पर एगरोस जेल, एक हमारे यहाँ पर एल्गी होता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, उस एल्गी द्वारा स्रावित कार्बोहाइड्रेट की जो जेलीनुमा परत होती है उससे होकर गुजारते हैं और उसके में इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है यहाँ पर कि जो डीएनए होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस क्या होगी, वेरियस लेंथ के जो डीएनए हैं यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में यहाँ पर अलग अलग जाएंगे। मूवमेंट ऑफ या सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is known as इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज, तो डीएनए कैसा होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है एंड गोज टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा क्योंकि क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो क्रिया हो रही है वो एगोरेस जेल में हो रही है और जो डाई होती है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एगरोस जेल, एगरोस जेल formed by जेलिडियम या ग्रेसिलेरिया एल्गी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया एल्गी द्वारा बने हुए एगरोस जेल में ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो क्रिया होती है, जिसके कारण से इसके पोर्स से होकर के डीएनए क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो स्मॉलर डीएनए मूव्स फास्टर इन कंपैरिजन टू लार्जर डीएनए। जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो तेजी से क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पर इल्यूशन क्या होता है, डीएनए बैंड स्क्वायर और जेल से अलग करना है। अब एक प्रोसेस आती है इल्यूशन। इल्यूशन ये क्या है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एगरोस जेल। अगर एगरोस जेल से आपको डीएनए को सेपरेट करना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इल्यूशन। ठीक है, और जो इल्यूशन प्रोसेस हो रही है वो किस में हो रही है, एथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा हो रही है, विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन एंड विजुअलाइजेशन, देखना भी है उसको, एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड, ये हो गया इल्यूशन। अब इल्यूशन प्रोसेस के बाद हम आते हैं किसमें, क्लोनिंग वेक्टर। हमने यहाँ पर क्लीविंग एंजाइम्स पढ़ लिए हैं, हम आते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स में कि क्लोनिंग प्रोसेस कैसे हो रही है। नाउ द क्लोनिंग वेक्टर, जो आपका डिजायर्ड जीन है उस डिजायर्ड जीन को जो भी ले जाएगा क्लोनिंग वेक्टर, वो क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। कैरियर ऑफ आइसोलेटेड डिजायर्ड जीन,
हमें सबसे पहले जीनी अभियांत्रिकी में जीन को आइसोलेट कर लेना है। जिस जीन की हमें कॉपी बनानी है, सपोज करिए हमारे अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन फॉर्मिंग जीन को पहले हमें आइसोलेट कर लेना है, वो डिजायर्ड जीन है। उसको फिर यहाँ पर एक वेक्टर से इंक्लूड करना है। तब आपको पता है कि सपोज करिए कि ये जीन है, अब ये जीन में पैलिंड्रोम है, तो इसके जो स्टिकी एंड्स होते हैं उसी तरह का हमको क्लोनिंग वेक्टर लाना है। सपोज करिए इट इज़ द क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्लोनिंग वेक्टर हैव द कैपेसिटी या शुड हैव कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ, कौन कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में कि हम किसको वेक्टर माने जो इसको ले जाएगा। तो उसमें कैपेसिटी में कि कॉपी नंबर ज़्यादा होने चाहिए, कैपेसिटी ऑफ हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटे साइज का होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद यहाँ 4 के बाद हम कुछ पॉइंट्स ऊपर लिख दे रहे हैं कि हम वेक्टर किसे माने। तो उसमें यहाँ पर जो फीचर्स हैं कि पहले हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होनी चाहिए, फिर इसके बाद बहुत छोटे आकार का होना चाहिए, और क्या कर सके, यूनिक रिकॉग्निशन साइज होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ यूनिक रिकॉग्निशन साइज, रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट फॉर एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यहां पर क्या होगा कि वेक्टर के रूप में, फॉर वेक्टर प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फैस्मिड, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, प्लाज्मिड हो रहे हैं, कॉस्मिड हो रहे हैं, फैस्मिड हो रहे हैं, बैक्टीरियोफेज हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड सिंथेटिक या आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स आर यूज्ड। इतनी तरह के प्लाज्मिड की तरह यूज हो सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर के लिए। अब हमें थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है इसमें कि सबसे पहले हम प्लाज्मिड देख लें। प्लाज्मिड क्या होता है आपको पता है, दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। अगर आप बैक्टीरिया देखें, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया में ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर अलग से ये लगा हुआ है, दिस द प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, दीज आर द आइडियल वेक्टर। अब वेक्टर में एक विशेष से रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट लगा दें। सपोज करिए हमने कट लगा दिया और ये हमारा डिजायर्ड जीन है, ठीक है। क्या है ये, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, ये डिजायर्ड जीन है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने ये क्या है यहाँ पर, ये वेक्टर है। वेक्टर में पैलिंड्रोम वैसे ही होने चाहिए, स्टिकी एंड्स ऐसे होने चाहिए जो इस डिजायर्ड जीन को अपने में क्या कर लें, समाहित कर लें। तो इन दोनों की यहाँ पर मैचिंग के बाद जो बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐड हो गया, आप ये देखिए ये क्या बन गया,
ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किससे किससे मिलके बना है? यहां पर डिजायर्ड जीन प्लस वेक्टर। समझ में आया आपको? तो ये प्रोसेस है, इसमें प्लाज्मिड यूज हो सकता है। प्लाज्मिड की जगह यहां पर क्या यूज हो सकता है? कॉस्मिड भी यूज हो सकता है। अब प्लाज्मिड और कॉस्मिड में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कॉस्मिड जो है यहाँ पर हाइब्रिड वेक्टर है जो प्लाज्मिड से बने हैं और लैम्डा फेज से। दीज आर द हाइब्रिड वेक्टर मेड अप ऑफ प्लाज्मिड प्लस लैम्डा फेज। प्लाज्मिड और लैम्डा फेज से दोनों से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं यहाँ पर कॉस्मिड। ये क्या है? हाइब्रिड वेक्टर है। एक होता है यहाँ पर फेस्मिड। तो ये जो फेज होता है उसमें अगर एक से ज़्यादा प्लाज्मिड है, फेस्मिड। फेस्मिड क्या है? बैक्टीरियोफेज contains at site with more than one plasmid। अगर एक प्लाज्मिड से ज़्यादा है तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? फेस्मिड कहेंगे। याद करते जाइए ये सब चीज़ें, यही सब आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि फेस्मिड क्या है, कॉस्मिड क्या है, सबको मैं बता रहा हूं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज तो आपने अभी देखा, पहले प्लाज्मिड, फिर क्या देखा? कॉस्मिड, फिर देख लिया आपने फेस्मिड। अब यहां पर जो हमारा आया है बैक्टीरियोफेज, ये क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणुभक्षी। जीवाणुभक्षी ये क्या है? वायरस हु किल्स बैक्टीरिया। ऐसा वायरस जो जीवाणु को डैमेज कर सकता है वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? लैम्डा फेज, ठीक है, M13 फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लैम्डा फेज होता है यहाँ पर और M13 फेज होता है। ये सब क्या है? बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभक्षी हैं जो किसकी तरह काम कर रहे हैं? यहाँ पर वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं और इनमें स्पेशल स्टिकी एंड्स होते हैं। all the vectors have special sticky ends for joining of desired gene या फिर फॉरेन जीन। फॉरेन जीन से जुड़ने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? स्पेशल स्टिकी एंड्स होते हैं। अब इसके बाद वेक्टर की तरह तो ये यूज़ हो ही रहे हैं। बैक्टीरियोफेज हो गया, प्लाज्मिड हो गया, कॉस्मिड हो गया, फेस्मिड हो गया। एक होता है यहाँ पर शटल वेक्टर। शटल वेक्टर, अभी आपने जितने भी वेक्टर देखे वो सब क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। तो शटल वेक्टर क्या है? द वेक्टर यूज्ड फॉर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के लिए वेक्टर यूज हो रहा है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड द शटल वेक्टर। दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है ये। और इसमें दो तरह के क्या होते हैं? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेलेक्टिव मार्कर जीन्स होते हैं विद टू टाइप्स ऑफ origin of replication ori and selectable marker। दो तरह के सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं और दो तरह का origin of क्या होता है? रिप्लिकेशन होता है। फिर हम आते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल
क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्या होगा कि प्लाज्मिड तो है ही है, प्लाज्मिड के अलावा यहाँ पर ये जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये भी किसकी तरह वर्क कर रहा है, वेक्टर की तरह यूज़ कर रहा है। तो इनमें जो जीन्स होते हैं रिप्लिकेन और मेंटेनेंस के होते हैं। दीज कंटेन्स जीन्स फॉर replication and maintenance of F माने फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में 3 तरह के फैक्टर होते हैं, आर फैक्टर, रेजिस्टेंस फैक्टर, एफ माने फर्टिलिटी फैक्टर और कॉल फैक्टर माने कॉल्सिनोजेनिक। तो अगर इसमें रिप्लिकेशन जीन है, रिप्लिकेशन को मेंटेनेंस के लिए फर्टिलिटी फैक्टर के लिए, उसे क्या कहेंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और क्या होगा, एक विशिष्ट मार्कर होता है और ये 300 से 350 जो बेस पेयर हैं वो तक क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये कैन अकोमोडेट 300 किलो बेस ऑफ फॉरेन जीन, दे कैन अकोमोडेट 300 किलो बेस ऑफ फॉरेन जीन। जो बाह्य जीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर इतना तक है तब तक ये उसको क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अभी तक जितने भी यहाँ पर वेक्टर थे वो सब क्या थे, प्रोकैरियोट थे। तो जो YAC आता है इट इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या है ये, यूकैरियोटिक वेक्टर है। अभी तक जितने थे वो सब प्रोकैरियोटिक वेक्टर थे, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इसमें क्या होगा, दे एकोमोडेट 1 मेगा बेस, ठीक है, 1 MB। इसका मतलब है 10 टू द पावर 6 बेस फॉरेन जीन। इतने बड़े फॉरेन जीन को भी क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। एंड यूज्ड इन जीन मैपिंग या जीनोम मैपिंग। तो जीनोम मैपिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है क्योंकि इतना बड़े ज़्यादा बेस पेयर हैं। इसका मतलब है कि ये वेक्टर बहुत बड़े बड़े क्रोमोसोम को क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, लार्ज जीनोम को। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में। आर्टिफिशियल वेक्टर या इसी को कहते हैं सिंथेटिक या मैन मेड। अभी तक तो सब नेचुरल थे, मैन मेड वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल जो वेक्टर होते हैं वो मैन मेड होते हैं। तो कौन कौन सा बनाया गया है यहाँ पर, एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उसने आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया है यहाँ पर PUC 11 और एक PBR 322। PUC 311, ठीक है। अब ये जो PUC 311 है ये बनाया गया, PUC 11 सॉरी 311 नहीं, इट इज डिस्कवर्ड बाई या फॉर्म्ड बाई, बनाया गया था, फॉर्म्ड बाई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो PUC 11 हो गया यहाँ पर और PBR 322, ये 2 आर्टिफिशियल वेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं और दोनों ही यहाँ पर मैन मेड हैं। और इसमें जो रिकॉग्निशन साइट होता है PBR 322 में, उसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। दिस इज द रिकॉग्निशन, ठीक है, साइट या क्लोनिंग साइट ऑफ
PBR 322। अब जो रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट है PBR 322 में, वो बहुत सारी हैं यहाँ पर। अब ये इसका मतलब है कि हमारा जो आर्टिफिशियल वेक्टर है PBR 322, उसका मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। अब देखिए, अब इसमें रिकॉग्निशन साइट बनानी है, तो अब क्या है यहाँ पर कि जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर में हमेशा सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, और वेक्टर हमेशा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होना चाहिए। वेक्टर शुड हैव कैपेसिटी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसका मतलब है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, एम्पिसिलिन हो सकता है, सब एंटीबायोटिक, उसके लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इसमें यूनिक साइट है, तो PST1 है और PVU1 है। दिस इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, देख रहे हैं आप, और दिस इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, TET रेजिस्टेंस। तो जो AMP रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये सब रेजिस्टेंस जीन हैं जो किस पे लगे हुए हैं, PBR 322 पर लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी रिकॉग्निशन साइट हैं। ओरिजिन ऑफ क्या है यहाँ पर, रिप्लिकेशन साइट है, तो ORI साइट वगैरह से, ठीक है, रोप जीन है यहाँ पर, ये ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, ये रोप साइट है। फिर से बहुत सारे अलग अलग रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं किसमें, PBR 322 में। अब हमने वेक्टर पढ़ लिया, हमने बता दिया आपको कि वेक्टर किसकी तरह यूज़ होता है। वेक्टर से डिजायर्ड जीन कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट DNA बनाता है। इसके अलावा वेक्टर के रूप में यहाँ पर रेट्रोवायरस यूज़ हो सकता है, और क्या यूज़ होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यूज़ होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, आल्सो यूज्ड एज प्लाज्मिड, ठीक है, उसे कहते हैं TI प्लाज्मिड, ये हो सकता है। क्रिएट्स क्राउन गाल डिसीज, क्या करता है ये, क्राउन गाल डिसीज उत्पन्न करता है ये बैक्टीरिया। ये भी यूज हो सकता है किसकी तरह, वेक्टर की तरह यूज हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होती है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट, प्रतियोगी पोषक। हमारा जो मेन फंक्शन है जीव अभियांत्रिकी का, कि हमने डिजायर्ड जीन को निकाला, वेक्टर से ऐड किया, और फिर उसको होस्ट के अंदर क्या करना है, प्रविष्ट करा देना है। अब होस्ट के अंदर प्रविष्ट कराना है हमको, तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA है वो आसानी से होस्ट के अंदर प्रवेश नहीं करता। समझ रहे हैं, हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA आसानी से होस्ट के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो करना क्या है हमको यहाँ पर, कि अब यहाँ पर कॉम्पिटेंट होस्ट, रिकॉम्बिनेंट DNA not easily, recombinant DNA is not easily enters into host. There are two processes, there are two processes
फॉर एंट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट। होस्ट के अंदर प्रवेश कराने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दो प्रोसेस हैं। अब कौन कौन सी दो प्रोसेस हैं वो हमको देखना है। पहला होता है यहाँ पर वेक्टर मेडिएटेड, ठीक है, एंट्री। तो पहला वेक्टर मेडिएटेड हो गया यहाँ पर जीन ट्रांसफर, वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, और दूसरा है यहाँ पर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। हमको यहाँ पर दोनों पढ़ने हैं। तो होस्ट के अंदर प्रवेश कराना, पहला देखिए वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर इन होस्ट। होस्ट में जो हमारा आइसोलेटेड या सिलेक्टेड या डिजायर्ड जीन है उसको प्रवेश कराना है। तो क्या होता है कि डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है और आसानी से अंदर नहीं जाता। द डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, सो इट कैन नॉट पास वाया सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता है। अब क्या करें हम यहाँ पर, जब सेल मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जा रहा है तो डाइवेलेंट कैटायंस यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, और फिर इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर इंक्यूबेट करते हैं ऑन आइस। सो विद हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, incubation of host takes place। इंक्यूबेशन कराते हैं उसका, ठीक है। अब जब इंक्यूबेशन हो रहा है होस्ट का, तो इंक्यूबेशन भर से क्या होगा यहाँ पर, और विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, incubation of host takes place with recombinant DNA placed on ice। पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बर्फ में रख के फिर इंक्यूबेशन कराया होस्ट का, और फिर इंक्यूबेशन कराने के बाद उसको हम यहाँ पर हीट शॉक देते हैं ऑन आइस, देन हीट शॉक एंड देन अगेन चिल्ड। फिर से क्या किया, गर्म किया। तो ये यहाँ पर क्या है, होस्ट है। तो होस्ट में यहाँ पर हमको जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको इंटर कराना है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको इंटर कराना है, तो इस इंटर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको इसके अंदर इंटर कराना है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर इसको लो टेम्परेचर दिया, ठीक है, पहले देंगे क्या, लो टेम्परेचर, फिर क्या करेंगे यहाँ पर हीट शॉक देंगे, और फिर हीट शॉक के बाद फिर से क्या देंगे यहाँ पर, फिर से क्या कर देंगे, आइस या लो टेम्परेचर। इन तीनों प्रोसेस के द्वारा इट इंटर्स इनटू द होस्ट। इन तीन प्रोसेस के द्वारा ये होस्ट में क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। और दूसरा हम यहाँ पर पढ़ते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर में डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर इन होस्ट। अब होस्ट में डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करना है, तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के लिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है यहाँ पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल विद हेल्प ऑफ
हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोजेक्टाइल या फिर माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन दे दें तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर जीन क्या हो जाएगा, अंदर इंटर कर जाएगा, ठीक। तो उसे बॉलिस्टिक गन भी कहते हैं। तो माइक्रो पिपेट यूज कर सकते हैं या बम्बार्डिंग कराते हैं। इन द माइक्रो प्रोजेक्टाइल मोशन recombinant DNA is used। अब जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल है तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम उसको कैसे इंटर करा सकते हैं यहाँ पर, तो डीएनए इज कोटेड ऑन गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स एंड bombarded on होस्ट के ऊपर डीएनए को गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर रैप कर दिया और उसको सीधे बम्बार्डिंग कराई होस्ट के ऊपर लगातार माइक्रो, और माइक्रो इंजेक्शन में थ्रू द माइक्रो पीपेट, थ्रू द माइक्रो पीपेट recombinant DNA enters in host। ये प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, क्लोनिंग वेक्टर हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने प्रिंसिपल्स कि कौन कौन से सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई किए जाएं ताकि उन सिद्धांतों की सहायता से, तो बायोटेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी फिर समझ लीजिए इट इज़ द अप्लाइड ब्रांच, ठीक है ना। एक ऐसी अप्लाइड ब्रांच है जिस अप्लाइड ब्रांच के द्वारा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इट इज़ ए इंटीग्रेटेड ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच इन्वॉल्व्स द बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, सोशल इंजीनियरिंग, इको जो इंजीनियरिंग सबका यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हम शॉर्ट में कहें तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म टू अचीव द प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब बायोटेक्नोलॉजी में दो टेक्निक हैं, एक है यहाँ पर कौन सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जीवों के जीनोम में डिफेक्टेड जीन्स को हटा करके उसके स्थान पर हेल्दी जीन्स को प्रवेश कराना जीनी अभियांत्रिकी कहलाता है। पॉल बर्ग क्या है यहाँ पर, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और फिर हमने यहाँ पर जो टेक्निक पढ़ते हैं, टूल्स यूज़ होते हैं, उसमें एंजाइम यूज़ होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एंजाइम के बाद क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर जीन वेक्टर या क्लोनिंग यूज़ हो रहा है। तो डिजायर्ड जीन वेक्टर से मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर इंटर कराया जाता है। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। इसी सिद्धांत की सहायता से, इसी टेक्निक की सहायता से लार्ज स्केल में सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा हम वैक्सीन बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, विटामिन्स बना सकते हैं और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त किए जा सकते हैं विद द यूज़ ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशंस, कि उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और प्रोसेस क्या है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।